गुड मॉर्निंग। आज हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स में कुछ सिंपल क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, फर्स्ट सिंपल क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स। इसमें जो फर्स्ट स्ट्रक्चर हम ले रहे हैं वो है सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक या सरल घनीय। देखिए, इसमें क्या होता है, इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर में अगर हम एकक कोष्ठिका की बात करें, घनीय एकक कोष्ठिका के सभी कोनों पर एक एक एटम विद्यमान होता है। इस तरह से एक एकक कोष्ठिका की बात करें तो टोटल कितने एटम हमें दिखाई दे रहे हैं? यहाँ 8 एटम, एक घन में 8 एटम परस्पर। लेकिन इनकी संरचना, जो वास्तविक संरचना होती है, वो इस तरह से नहीं होती है। ये बॉन्ड को शो कर रही है लाइन, तो ये बॉन्ड जो है उसकी लंबाई इतनी बड़ी नहीं होती है। एक्चुअल में ये जस्ट टच कंडीशन में एटम्स होते हैं हमारे, इस तरह से होते हैं। 4 एटम क्यूब के ऊपर होंगे आपस में टच करते हुए, और 4 एटम ही आपस में टच करते हुए नीचे होते हैं। इसे हम 3 डायमेंशनली इस तरह से शो नहीं कर सकते, लेकिन वास्तविक संरचना इनकी इस तरह से होती है। ये देखिए, इस तरह से मिलके एक क्यूब का निर्माण करते हैं, लेकिन वास्तविकता में ये इस तरह से जमे होते हैं आपस में टच करते हुए। पीछे वाले एटम, जो नीचे वाले एटम होते हैं, वो भी इनको टच करते हैं इस तरह से, ठीक है। लेकिन हमें रिप्रेजेंट करने के लिए, समझने के लिए हम इसको इस तरह से क्यूब के कॉर्नर्स पे लेते हैं, और ये जो 2 एटम्स के बीच की डिस्टेंस होती है उसे हम ए कहते हैं। ये है बंध की दूरी। तो देखिए, इसके हम स्टडी करते हैं डिफरेंट पैरामीटर्स। फर्स्ट है हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर हम कहते हैं किसी एटम के सबसे नज़दीकी, जो नियरेस्ट नेबर्स एटम्स होते हैं, उनकी संख्या, सबसे नज़दीकी एटम्स की संख्या। तो देखिए, इसमें 2 एटम्स के बीच की सबसे कम दूरी कितनी है? ए। तो किसी एटम की अगर हम बात करते हैं तो देखिए उसके सराउंडिंग कितने एटम्स विद्यमान होंगे। तो हम जानते हैं कि क्रिस्टल में इसी तरह से एकक कोष्ठिकाओं की पुनरावृत्ति होती है और उससे मिलकर क्रिस्टल बनता है। तो अगर हम किसी सिंगल एटम की बात को ले लें और उसके सराउंडिंग हम नंबर ऑफ एटम्स की गणना करें, तो वो एटम्स कितने आएंगे इसमें क्यूबिक सरल घनीय क्रिस्टल में। तो देखिए, एक एटम तो ये, इस एटम से ए दूरी पर 1 2 3 एटम तो मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। 4th एटम इसके नीचे होगा, जो अनादर जो बनेगी मेरी यूनिट सेल। 5th एटम, 4th एटम हो गया। इसी तरह से 5th एटम यहाँ होगा, इसके अपोजिट। एक एटम इसके अपोजिट होगा। इस तरह करके ये कितने, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 6। तो इस तरह से सरल घनीय क्रिस्टल में समन्वय संख्या कितनी होती है? इसे समन्वय संख्या कहते हैं हिंदी में, समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर। तो सरल घनीय के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाता है मेरा 6। इसी तरह से सेकंड हम बात करते हैं जालक नियतांक की। जालक नियतांक क्या होता है? तो देखिए, यदि सरल घनीय कोष्ठिका का जालक नियतांक हम ए माने, जालक नियतांक ए माने 2 एटम्स के बीच की डिस्टेंस, तो यह दूरी स्पर्श करते हुए 2 परमाणुओं के केंद्रों की, क्योंकि मैंने आपको यहाँ बताया कि यहाँ पर 2 एटम्स आपस में टच करते हैं, और अगर एक एटम की रेडियस r है तो दोनों एटम्स की रेडियस 2r हो गई। और ये 2r किसके इक्विवेलेंट होगी? दोनों के बीच की दूरी, जो कि हमने क्या मानी है यहाँ पर? a मानी है, इसकी इक्विवेलेंट होगी। तो यहाँ पर ये रिलेशन आ गया। जालक नियतांक की वैल्यू कितनी आ गई? डबल, ट्वाइस होगी किसकी? एटम की रेडियस की। थर्ड है हमारा एकक कोष्ठिका का आयतन। एकक कोष्ठिका का आयतन, वॉल्यूम ऑफ ए यूनिट सेल। देखिए, एकक कोष्ठिका का आयतन क्या होगा? V इक्वल्स टू, एकक कोष्ठिका के आयतन को निकालने के लिए क्या साइड का क्यूब करेंगे, क्योंकि एक घन है। साइड का क्यूब, दैट मीन ए क्यूब। और अगर r की फॉर्म में मैं इसे लिखना चाहूँ तो 8r क्यूब। फिर है प्रति एकक कोष्ठिका परमाणुओं की संख्या। 4th है नंबर ऑफ
एटम्स पर यूनिट सेल। एक यूनिट सेल के लिए कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे। तो देखिए यहाँ जो हमने शो किया है ये यूनिट सेल है, लेकिन इसके सराउंडिंग बहुत सारी यूनिट सेल होती हैं। जैसे हम बात करें, मैं एक छोटा सा डायग्राम आपको बना के दिखाती हूँ। यहाँ पर इस तरह से ये क्यूब लिया मैंने, ये मेरी एक यूनिट सेल है, लेकिन इसके चारों तरफ, इसके लेफ्ट साइड में, इसकी राइट साइड में बहुत सारी इसी तरह के क्यूबिक यूनिट सेल होती हैं। ठीक है, इसी तरह से नीचे होंगी। ठीक है, तो अगर मैं बात करती हूँ किसी एक एटम की, या फिर हमें बात करूँ इनके, इस तरह से हमने एक क्यूब के लिए ये एटम्स माने हैं। इसी तरह यहाँ पर सभी जगह, सभी कॉर्नर्स पे एक एक एटम सिचुएटेड है। तो देखिए इस एटम के लिए, जैसे मैं बात करूँ पर्टिकुलर दिस एटम की, ये मैंने से और सर्कल बना दिया आपको इसको शो करने के लिए। इस एटम का कंट्रीब्यूशन किस किस यूनिट सेल के पास है। तो देखिए ये एटम इस एक क्यूब के से जुड़ा हुआ है, प्लस इस यही एटम इस क्यूब में भी कॉमन है। ठीक है, 2 हो गए। इसी तरह से ये थर्ड क्यूब हो गया जिसमें ये एटम कॉमन है। इसी तरह से ये फोर्थ क्यूब हो गया, और इसी तरह से पीछे के, इनके जो पीछे जो 4 क्यूब और होंगे उनके साथ भी ये एटम कंट्रीब्यूट कर रहा है। मतलब इस एटम का, एक अकेले एटम का कंट्रीब्यूशन 8 क्यूब्स या एकक इकाइयों में होगा। तो इस एक एटम के लिए कितना पार्ट इसके पास आया, 1/8 या 1/8 पार्ट जो है वो कंट्रीब्यूशन है। कंट्रीब्यूशन मिलता है एक क्यूब को किससे, फ्रॉम वन एटम, फ्रॉम वन एटम। ठीक है, तो टोटल एटम कितने हैं हमारे पास, एक क्यूब के लिए 8 एटम है। तो 8 एटम के लिए टोटल कितने एटम्स का कंट्रीब्यूशन मिलेगा, तो 1 एटम इसके पास ऑन एंड एवरेज होगा। तो एक इकाई सेल के लिए कितने एटम विद्यमान है देखा जाए तो 1 एटम है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लेते हैं 5th हमारा पैरामीटर आता है वॉल्यूम ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, या परमाणुओं का आयतन पर एकक कोशिका। तो देखिए एकक कोशिका के लिए ऑन एंड एवरेज कितने एटम आए, 1 एटम आया। 1 एटम के लिए क्योंकि एटम को हम क्या मानते हैं, स्फेरिकल मानते हैं, तो इसका जो आयतन होता है वो क्या होता है, 4/3 पाई r³ होता है। तो ये कितना होगा, 4/3 पाई। r की वैल्यू अगर मैं एक ही टर्म्स में लिखूं तो r = a/2, तो a/2³। सो आई गेट va = π/6 × a³। तो ये मेरा आ गया एकक कोशिका में परमाणु का आयतन। तो ऑन एंड एवरेज एक अकेली एकक कोशिका की बात करें तो उसमें परमाणु का आयतन कितना है, इतना है, और एकक कोशिका का आयतन कितना है, v = a³ जो हमने निकाला, और एटम का आयतन है π/6 × a³। तो इससे हम निकालेंगे हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर, दैट इज पैकिंग फ्रैक्शन, या हम इसे बोलते हैं पैकिंग फैक्टर, या हम इसे कह सकते हैं संकुलन गुणांक। अब देखिए संकुलन गुणांक क्या होता है, पहले हम इसे समझ लेते हैं। संकुलन गुणांक है कि जो एकक कोशिका मेरी है, यूनिट सेल है, उसके आयतन का कितना भाग परमाणुओं के आयतन के द्वारा फिल है या भरा हुआ है या ऑक्यूपाइड है। ठीक है, कि जैसे हम कहें कि हमारे पास कोई बॉक्स है, आपके पास कोई बॉक्स है, उसका आयतन क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई होगा। ठीक है,
अब आप क्या करेंगे, अगर आपने इसमें कोई चीज़ फिल करी, मान लीजिए बॉल्स फिल कर दी, ठीक है, आपने कुछ बॉल्स इसके अंदर फिल करी, तो क्या बॉल्स का आयतन को अगर हम सम करें या ऐड करें तो क्या वो आयतन बॉक्स के आयतन के इक्विवेलेंट होगा? वो आयतन बॉक्स के अगर मैं पूरा फिल भी कर दूं इसे बॉल्स से, तो भी बॉल्स का आयतन बॉक्स के आयतन के इक्विवेलेंट नहीं होगा, क्योंकि बॉल्स के बीच में कुछ जगह बच जाती है जिसे हम वॉइड्स कहते हैं। तो ये वॉइड्स का जो आयतन है, ये वेस्टेज ऑफ स्पेस है, इसका हमें कोई यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है। तो इसी तरह से जो एकक कोशिका का आयतन होता है वो भी परमाणुओं के आयतन के द्वारा पूरी तरह से फुलफिल नहीं हो पाता है। तो यही हम निकालेंगे कि हमारा जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना है उसमें एकक कोशिका का आयतन पूरी तरह से ऑक्यूपाइड हुआ है या फिर कितना हुआ है, कितना परसेंटेज उसका परमाणुओं के द्वारा ऑक्यूपाइड हुआ है। तो देखिए, क्यूबिक क्रिस्टल के लिए, सिंपल क्यूबिक के लिए जो पीएफ हम निकालेंगे उसका बेसिक जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा? ये बनेगा यूनिट सेल में एटम्स का वॉल्यूम ओवर यूनिट सेल का वॉल्यूम। इसका मतलब क्या हुआ कि यूनिट सेल के वॉल्यूम में से एटम्स के वॉल्यूम्स का कितना कंट्रीब्यूशन है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, तो देखिए इसके लिए पीएफ या पैकिंग फैक्टर पीएफ इक्वल्स टू, ये हम पहले निकाल चुके हैं। परमाणु का आयतन क्या था? पाई बाय 6 ए क्यूब अपॉन ए क्यूब, तो ये आ गया पाई बाय 6। अगर मैं परसेंटेज पीएफ निकालूं तो ये मेरे पास आता है परसेंटेज पीएफ मेरे पास आता है 52%। 52%। तो सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल के लिए जो पैकिंग फ्रैक्शन होता है 52% होता है। दैट मीन कि परमाणुओं के द्वारा एकक कोशिका का केवल हाफ पार्ट ही फुलफिल हो पाता है, बाकी का लगभग 50% पार्ट, 48% पार्ट ऐसे ही वेस्ट जाता है। वो क्या कहलाते हैं? उनको जो फ्री स्पेस बचता है उसे हम कहते हैं वॉइड्स। ठीक है, तो ये क्या है? बहुत ही कम है कंट्रीब्यूशन। इसलिए जो सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? लूजली पैक्ड स्ट्रक्चर। वो कैसे स्ट्रक्चर्स हो गई? लूजली पैक्ड स्ट्रक्चर्स हो गई। इसका मतलब वो क्या है? अगर हम उसको बहुत कम फोर्स में भी ब्रेक कोशिश करते हैं तो वो इजीली ब्रेकेबल होती हैं। उनकी जो क्रिस्टल जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? बहुत ही लूजली पैक्ड है, क्योंकि उसमें एटम्स जो है वो बहुत ही कम बाउंड या फोर्स से आपस में जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनके बीच में क्या है? गैप बहुत ज़्यादा है, तो उनको इजीली ब्रेक किया जा सकता है, तो इजीली ब्रेकेबल होती हैं ये। ठीक है, अब हम एक नेक्स्ट इसमें लास्ट ले रहे हैं, 7th ले रहे हैं, फंडामेंटल वेक्टर्स ऑफ ए प्रिमिटिव सेल। ठीक है, प्रिमिटिव सेल किसे कहते हैं ये आप पढ़ चुके हैं। प्रिमिटिव सेल होती है अभाज्य कोशिका जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं और उसमें औसतन एक लैटिस पॉइंट होता है। एवरेज कितना? एक लैटिस पॉइंट होता है। तो देखिए इसमें हम, क्योंकि एकक कोशिका क्यूबिक है, ठीक है, इस एक्स डायरेक्शन में हमने जो लैटिस वेक्टर है, फंडामेंटल वेक्टर है, वो ए माना है आई कैप डायरेक्शन में। इधर हमने जे कैप डायरेक्शन मानी है, इसमें फंडामेंटल वेक्टर बी माना है। इधर के कैप डायरेक्शन जेड डायरेक्शन में फंडामेंटल वेक्टर हमारा सी है। तो देखिए ए की वैल्यू, दो एटम्स के बीच की डिस्टेंस हमने कितनी मानी है? 2 एटम्स के बीच की डिस्टेंस हमने ए मानी है। तो देखिए फंडामेंटल वेक्टर ए की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ पर एक एटम है और यहाँ पर एक एटम है, बीच में कोई एटम नहीं है किसी भी तरह से, तो दिस इज ए, बीच की डिस्टेंस ए। दिस ए एंड दिस ए both are different. In this first A represents the fundamental vector and second one is
लैटिस वेक्टर. ओके, सो ए आई कैप बी, ये फंडामेंटल वेक्टर्स हैं प्रिमिटिव सेल के, अभाज्य कोष्ठिका के. और ये जो ए है मेरा, ये क्या है, मेरा लैटिस वेक्टर है. यहाँ पर भी ए ही रहेगा, ए विल बी कॉमन. देन जे कैप, क्योंकि ये बी जो है वो किस डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में. एंड सी विल बी ए के कैप. ओके, तो अभाज्य कोष्ठिका का जो आयतन होगा ओमेगा, दैट इसका फॉर्मूला होता है ए डॉट बी क्रॉस सी. इससे मुझे मिलेगा ए क्यूब आई डॉट जे क्रॉस सी, और ये क्वांटिटी मेरी 1 है, सो दिस वुड बी ए क्यूब. तो इसका जो प्रिमिटिव सेल का जो आयतन मेरे पास आता है, ये आता है ए क्यूब. तो सरल घनीय संरचना में अभाज्य कोष्ठिका का आयतन और इक्विवेलेंट है किसके, यूनिट सेल के वॉल्यूम के, यूनिट सेल वॉल्यूम. तो दोनों सेल्स के वॉल्यूम आपस में इक्विवेलेंट होते हैं. इसका जो एग्जाम्पल है वो है पोलोनियम. पोलोनियम एलिमेंट जो है वो सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता है. नेक्स्ट हम लेंगे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर. थैंक यू.